हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कृषि को लेकर आए नए कानूनों पर विपक्ष और कुछ किसान संगठन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालात यह है कि लगातार सरकार इस मुद्दे पर सफाई दे रही है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सब आकर यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि किसानों का भला हो, लेकिन इन सब को लेकर किसान और देश का मिडिल क्लास क्या सोच रहा है, यही हमारी आज की इस खबर का मकसद है। मिडिल क्लास का गांव कनेक्शन, इस मुद्दे पर हम 5 एक्सपर्ट के जरिए आपके सामने रख रहे हैं 10 अहम सवालों के जवाब। किसान दो राह पर खड़ा है। एक तरफ है सरकारी मंडी तो दूसरी तरफ होंगे निजी खरीदार। सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, जबकि बाहर बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने खड़े हैं। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। सरकार कहती है देखो किसान के पास आजादी है, चाहे तो यहां बेचे चाहे वहां बेचे, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकारी मंडी में जाएंगे तो आप पे 4, 5, 6% फीस लगेगी, सेस लगेगी, टैक्स लगेगा जो सरकार के पास जाएगा। प्राइवेट मंडी में जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई पागल आदमी होगा जो जाके सरकारी मंडी में बेचेगा? 2 साल में, 3 साल में सारी सरकारी मंडियां कोलैप्स कर जाएंगी। किसानों की मांग ये है कि नए कानून में ये लिख कर दिया जाए कि सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और साथ ही ये भी साफ कर दिया जाए कि देश में कहीं भी एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं होगी। देश में जहां जहां एपीएमसी खत्म हुई है वहां किसान की हालत बहुत खराब है। बिहार में 2006 में कानून बना के पूरी एपीएमसी को खत्म कर दिया। बिहार में ऐसी कोई सरकारी मंडी नहीं है। अब पैक्स नामक एक चीज है जो काम करती है। नतीजा क्या है? पूरे देश में धान की फसल 1600-1700 रुपए में बिकती है। बिहार में आज आप चेक कर लीजिए 1000-1100 के अंदर बिकती है। तो मैं बार बार कहता हूं मंडी खराब है, मंडी में लाख सुधार होने चाहिए, लेकिन मंडी वो छत है, कच्ची छत है, फूस की छत है, लीक करती है, लेकिन उस छत को हटा मत दो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या फर्क पड़ेगा इस नए कानून से देश के किसानों को और मिडिल क्लास को। पहला सवाल, नए कृषि बिल के मध्य वर्ग को किस तरह का फायदा मिलेगा? नए कृषि कानूनों से सिर्फ किसानों का ही नहीं, मध्यम वर्ग का भी बहुत फायदा होगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी जो किसान अपनी फसल लाता था वो पहले मंडी ले जाता था। मंडी में व्यापारी उसको ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज करते थे और जब उनका मन करता था वो बाज़ार में लाते थे। और अक्सर वो तब बाज़ार में चीज़ें लाते थे जब बाज़ार में खरीद से ज़्यादा महंगी चीज़ें बिकें, ताकि उनका मुनाफा बढ़े। देखिए, ये बहुत पुरानी शिकायत है कि हम जो कीमत अदा करते हैं वो किसान को मिलने वाली कीमत से कई गुना ज़्यादा होती है। और ये हमेशा से सवाल उठता रहा है कि ये जो बीज का पैसा वो कहाँ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बिचौलियों के पास जाता है। किसान एक चीज का तो प्रोड्यूसर है और ज्यादातर चीजों का वो कंज्यूमर भी है। मान लीजिए गेहूं धान तो वो उगाता है, लेकिन सब्जी है, फल है, तेल है, वो तो वो मार्केट से ही लेता है। तो ये कोई अलग से उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्टेक्स्ट में ये कोई अलग नहीं है, वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर। एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ कोऑपरेटिव या ऐसी कंपनियां किसानों के साथ खेती कराएं जो सीधे उपभोक्ता को अपना सामान बेचती हैं। उस स्थिति में जो उपभोक्ता और किसान के बीच का जो कीमत का अंतर है वो कम हो सकता है। देश का आम इंसान जो अनाज से लेकर सब्जी तक खरीद कर खाते हैं, ऐसे में उनका क्या होगा? दूसरा सवाल, क्या बिचौलिए कम होने से चीजें ज्यादा फ्रेश और सस्ती मिलेंगी? अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है और वहाँ कंज्यूमर्स अपनी जो कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटी बना के सीधा किसानों के एफपीओ से या इंडिविजुअल किसानों से बात कर सकते हैं कि आप हमारे लिए सब्जी उगाइए, हम आपको पैसा दे सकते हैं। और अगर किसान और कंज्यूमर के बीच में इस तरह का वार्तालाप होता है और समझौता होता है तो इससे किसान को भी फायदा है और कंज्यूमर को भी फायदा है, क्योंकि उसको ताजी सब्जी
सही दाम पे मिलेगी और हो सकता है अपने मनपसंद की सब्जी जो सीजनल वेजिटेबल किसान उगाए वो कंज्यूमर डायरेक्टली किसान से खरीद सकता है। कीमत में काफी कमी आएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसान को तो मिलेगा ही क्योंकि उसे वाजिब कीमत मिलेगी, लेकिन जो ग्राहक है उसके लिए भी ये व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सकती है। मंडी तो है ही, एमएसपी है ही, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं और बेच सकते हैं, अपने फार्म पे बेच सकते हैं, फैक्ट्री में बेच सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज पे बेच सकते हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें मंडी में ये आपके लिए जरूरी था कि वो आप आड़तिया को बेचेंगे जो रजिस्टर्ड लोग हैं। जब निजी कंपनियां किसानी में घुसेंगी तो वो जो भी सामान जहां से खरीदेंगी वही आसपास उनकी प्रोसेसिंग भी करेगी। तीसरा सवाल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा? अब जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अपने आसपास के किसानों से डायरेक्ट डील कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसान उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उगा के उनको दे सकता है और दोनों किसान और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये तय कर सकती है कि कौन सी चीज़ किस रेट पे कब मिलेगी। तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल से ही अच्छा माल बन सकता है। अब यहाँ पर आपके पास जब सीधे सीधे बाजार में वो सामान पहुंच जाएगा, वो उत्पाद पहुंच जाएगा, तो नुकसान के जो आशंका होती है वो कम हो जाएगी और इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलेगा। जो आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है वो डायरेक्ट मार्केटिंग से आपको मिल रहा है, तो उसमें जो बिचौलिए थे उनका प्रॉफिट कम हो जा रहा है। ये दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। अब तक सरकारी मंडियों में जिस तरह फसल खरीद के बाद और उसके पहले जो बर्बादी होती है, क्या उस पर लगाम लगेगी? चौथा सवाल, क्या अनाज की बर्बादी रुकेगी? अब जब चीज के दाम बढ़ेंगे, किसानों को सही रेट मिलेगा, खरीदार को पता है कि वो क्यों खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है, निश्चित रूप से लोग जो रॉ मटेरियल है उसकी तरफ ज्यादा सजग होंगे, उनकी क्वालिटी पे ध्यान देंगे और जब वो क्वालिटी पे ध्यान देंगे और पूरा पैसा लेके चीज खरीदेंगे तो कोई भी व्यापारी या खरीदार ये नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, इससे वेस्टेज कम होगी। जो अभी तक हमारे यहाँ पे खाद्यान्नों का नुकसान होता था, अक्सर आपने सुना होगा हजारों करोड़ रुपए का हम लोग नुकसान करते हैं, वो काफी हद तक कम होगा। इस सेंस में बढ़ावा मिलेगा कि जो नुकसान गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज की वजह से हो रहा था वो अब इन तक सीधे सीधे पहुंच सकता है क्योंकि बीच की व्यवस्था को हमने खत्म कर दिया है। खेत से लेकर बाजार तक जब चीजें पहुंचाने और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों की होगी तो वो उसकी ज्यादा अच्छी व्यवस्था करेंगे। पांचवा सवाल, कोल्ड स्टोरेज चेन बढ़ने की स्थिति बनेगी? आने वाले समय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, जिसको आप वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पेरिशेबल हैं, जिनकी पैदावार एक खास सीजन में होती है लेकिन उनकी खपत 12 महीने होती है। अब उन चीजों को अगर किसान को प्रॉफिटेबल वे में आगे बेचना है या व्यापारी को प्रॉफिटेबल वे में आगे बेचना है, मुनाफे के साथ बेचना है, तो निश्चित रूप से उसकी स्टोरेज करनी पड़ेगी। स्टोरेज के लिए जो संसाधन चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और जब उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, चीजें जब कंज्यूमर्स को 12 महीने मिलेंगी और अच्छी कंडीशन में मिलेंगी तो निश्चित रूप से कंज्यूमर भी पैसे देगा। देश में अभी भंडारण की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए जो भी आपसे सामान खरीदता है, जो भी आपसे उत्पाद खरीदता है, वो उसको कहाँ रखेगा? उसके पास अगर वो व्यवस्था नहीं रही तो फिर हम उसी हाल में पहुंच जाएंगे जो पहले की व्यवस्था थी। तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम निजी क्षेत्र को और सरकारी क्षेत्र को दोनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा भंडारण विकसित करें। कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन वो दाम अच्छा क्या होगा उसको लेकर के कोई स्पष्टता इन तीनों कानूनों में नहीं है। उस स्थिति में ये है कि मंडी के बाहर बिना टैक्स दिए जब कोई भी खरीदार किसान का उत्पाद खरीदेगा तो उसको वो उत्पाद 2.5-3% से लेकर के 8.5% तक सस्ता मिलने की गुंजाइश होगी। निजी कंपनियों के आने से ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से खरीदारी होगी, इससे किसानों को फायदा होगा और मिडिल क्लास पर भी फर्क पड़ेगा। छठा सवाल, डिजिटल व्यापार से पारदर्शिता आएगी? पूरा का पूरा जो एग्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसमें बहुत तेजी से सुधार होगा, स्किल डेवलपमेंट में सुधार होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक वहां तक जाएंगे और बहुत सारी सुविधाएं गांवों तक पहुंचेंगी।
कोविड ने कुछ हमारे लिए मौके बनाए हैं, जिसमें से एक मौका ये भी है कि आप डिजिटल सिस्टम के जरिए किसान और ग्राहकों को कैसे जोड़ सकते हैं। अब इसी चीज को आगे हम बड़े पैमाने पर अगर इम्प्लीमेंट करें तो किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की स्थिति में होंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकारों को मंडियों में जो नुकसान होगा वो निजी कंपनियों की खरीदारी पर लगने वाले टैक्स से काफी हद तक पूरा हो सकता है, क्योंकि डिजिटल खरीदारी से टैक्स न देने की प्रवृत्ति खत्म होगी। सातवां सवाल, डिजिटल खरीदार से राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज तक जितना मंडी टैक्स या मंडी सेस राज्य सरकारें इकट्ठा करती थी, अगर आप राज्य का टोटल प्रोडक्शन डेटा देखें और उस पर जितना सेस बन सकता था आप उसका कैलकुलेशन करें और एक्चुअल राज्य सरकारों को कितना मिला अगर आप उसका कैलकुलेशन करें तो आपको पता लगेगा 50% से ज्यादा सेस की चोरी होती थी, टैक्स की चोरी होती थी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगा, राज्य सरकारों को जीएसटी ज्यादा मिलेगा। डिजिटल पे जो टैक्सेशन की हमारे यहाँ व्यवस्था है, डिजिटल लेन देन के ऊपर, डिजिटल सामान की खरीद बिक्री को लेकर के कुछ टैक्सेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और ये भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो कमाई हो रही है वो कमाई संबंधित राज्य सरकारों को भी मिलता रहे। निजी कंपनियों के आने से कृषि में रिसर्च बढ़ेगा, किसानों को खरीदार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, किसान वही उपजाएंगे जिसकी डिमांड होगी। आठवां सवाल, वैज्ञानिक खेती से किसानों को क्या फायदा होगा? आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, आप पोल्ट्री की भी बात कर सकते हैं, अंडे की बात कर सकते हैं, मछली पालन से मछली की बात कर सकते हैं। आप जैसा चाहें कंज्यूमर और किसान मिलके एक समझौता कर सकते हैं कि हमें किस तरह की कौन सी सब्जी चाहिए और मिल बांट के एक दूसरे के भले के लिए काम किया जा सकता है। अब क्या होगा कि अभी क्या होता है कि आज देखिए कि खास तरह के फसल ही आप उसकी पैदावार करते हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे अगर हम गन्ने की बात करें या कपास की बात करें। क्या हम विविधीकरण में जा सकते हैं, क्या हम डाइवर्सिफिकेशन में जा सकते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको एक मौका दे रहा है कि आप डाइवर्सिफाई कर सके। नए कानून से खरीदारी में प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छी कीमत के साथ साथ ज्यादा समझदारी वाली खेती करने का मौका मिलेगा। नवा सवाल, खरीदारी में प्रतियोगिता से किसान को क्या फायदा? हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी जो किसान अपनी फसल लाता था वो पहले मंडी ले जाता था, मंडी में व्यापारी उसको ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज करते थे और जब उनका मन करता था वो बाज़ार में लाते थे। और अक्सर वो तब बाज़ार में चीज़ें लाते थे जब बाज़ार में खरीद से ज़्यादा महंगी चीज़ें बिके। एक किसान से सामान खरीदने दो लोग पहुंचते हैं, तो जो ज़्यादा कीमत चुकाएगा वो किसान उसी को सामान बेचेगा। ये तो जाहिर सी बात है, ये वाजिब सी बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि छोटे और सीमांत किसानों को नुकसान ना हो, उनके हितों की सुरक्षा हो सके। ऐसा ना हो कि एक व्यापारी वहां पर पहुंच करके उससे सामान खरीद ले या कोई कंपनी उससे जाकर के उसकी पैदावार को खरीद ले और उसके पास बहुत छोटी सी क्वांटिटी है तो वो किसी भी कीमत को अदा करके वहां से निकल ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब निजी कंपनियां खेती के मैदान में कूदेंगी तो वो अपनी जरूरत से पहले ही बता देंगी कि औस में किसान को उस चक्र से मुक्ति मिल सकती है जिसमें वो पहले फसल पैदा करता था फिर बाजार ढूंढता था। नई व्यवस्था में किसान वही उगाएगा जो बिकेगा। 10वां सवाल, किसान को बाजार ढूंढने से मुक्ति मिलेगी? जो किसान है उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि हमें बाजार में किस तरह की किस क्वालिटी की सब्जी या अनाज या किसी और मुर्गी का या अंडे का किस तरह की जरूरत है। केवल छोटे और सीमांत किसानों को व्यापारियों से या कंपनियों से जोड़ देना इसका समाधान नहीं है। उन छोटे और सीमांत किसानों को एक संगठन के तौर पर सामने ला करके फिर हम उनको कंपनियों या व्यापारियों से सौदा करने में मदद करें तो फिर इसका फायदा उन किसानों को मिल सकेगा। अब तो बिल भी पास हो गया, कानून भी बन गया, लेकिन इसका मकसद तभी पूरा हो सकता है जब सरकार किसानों के मन में उठ रहे सवालों को शांत करे, उनसे बात करे और इस मुद्दे पर आगे बढ़े।